दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक खूबसूरत नदी या एक रणभूमि पार्ट 2 में आपको स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के लिए पूरे आसाम में औसत वार्षिक प्रवाह यानी जलोह निर्वहन 8,500 से 17,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड से भिन्न होता है। सरायगढ़ ब्रिज के पास पांडू घाट में दर्ज की गई औसत वार्षिक बाढ़ 16,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड थी। बाढ़ के दौरान वाटर डिस्चार्ज अपने चरम पर पहुंच जाता है और दर्ज की गई औसत प्रवाह की गति लगभग 51,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड थी। बांग्लादेश में इसके मुहाने पर नदी का एवरेज एनुअल डिस्चार्ज 19,830 घनमीटर प्रति सेकंड है। यह दुनिया में चौथा सबसे अधिक औसत वार्षिक निर्वहन है। ब्रह्मपुत्र नदी के लिए पांडू में अगस्त 1962 में उच्चतम दैनिक निर्वहन दर्ज किया गया था, जो प्रति सेकंड 72,726 घनमीटर था। फरवरी 1968 में उसी स्थान पर सबसे कम दैनिक निर्वहन 1,757 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड था। यद्यपि ब्रह्मपुत्र को एक ब्रेडेड रिवर यानी लटकी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि नदी लटकी हुई नदी की पारंपरिक परिभाषा में फिट नहीं होती है। हाल ही के एक अध्ययन में कहा गया है, ऊपरी आसाम क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र एक मल्टी चैनल और मल्टी पेटल नदी प्रतीत होती है, जिसमें बहुत हद तक अनाना ब्रांचिंग प्रतिमान पैमाने में उत्पन्न होता है। ब्रह्मपुत्र पिछली सदी से लगातार अपने रिवर बेड के आकार को चौड़ा कर रही है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट से पता चला है कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी 1920 में 4,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन 2008 में यह बढ़कर 6,000 वर्ग किलोमीटर हो गई। ब्रह्मपुत्र की कई प्रमुख सहायक नदियों जैसे सुबानसिरी, जिया, भराली, मानस में बहुत अधिक पानी की पैदावार थी, जो दुनिया की अधिकांश प्रमुख नदियों की तुलना में अधिक है। आसाम के प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर DC गोस्वामी के लिए इस तरह के उच्च पानी की पैदावार के पीछे का कारण है ऊपरी जलग्रहणों में उच्च मानसून वर्षा और उनके खड़ी ढाल को यूनिट की उच्च दरों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक माना जाता है, जो बदले में बेसिन से उच्च तलछट उपज उत्पन्न करने में मदद मिलती है और घाटी में जलोह निकासी भीड़ पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और इसके आसपास की पहाड़ी श्रृंखला यह भूकंपीय रूप से बहुत अस्थिर है, क्योंकि ये यूरेशियन यानी चीनी और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों में स्थित है। रिक्टर मैग्नीट्यूड 8.7 के साथ मोस्ट सेवर अर्थक्वेक्स यानी सबसे गंभीर भूकंप 1897 और 1950 में घाटी में 2 बार दर्ज किया गया था। बाद में विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। इस भूकंप के परिणाम स्वरूप नदी का विस्तार डिब्रूगढ़ में कम से कम 3 मीटर बढ़ा था, जिससे नदी की बाढ़ और कटाव की तीव्रता बढ़ गई थी। वैज्ञानिकों की राय में क्षेत्र की सक्रिय भूकंपीयता का नदियों के ब्रह्मपुत्र प्रणाली के हाइड्रोजियोमॉर्फिक शासन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे भूस्खलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों के प्राकृतिक नुकसान, भूस्खलन प्रेरित अस्थायी बांधों के फटने के कारण बाढ़ आती है। सिल्टेशन, फिशिंग रिंग और सैंड वॉटिंग द्वारा रिवर बेड्स को ऊपर उठाना, मौजूदा नदी और झील के किनारे और हाशिए की ऊंचाई फाल्टिंग के कारण नए जल निकायों और झरनों का निर्माण करना। हिमालय की बर्फ से ढंके पहाड़ों से लेकर बांग्लादेश के लबालब बाढ़ के मैदानों तक के रास्तों में ब्रह्मपुत्र डिफरेंट क्लाइमेट रिजाइम को कवर करती है। तिब्बती भाग को छोड़कर ब्रह्मपुत्र बेसिन में औसत वार्षिक वर्षा 2,300 मिलीमीटर है। बेसिन के विभिन्न हिस्सों में वर्षा का वितरण अलग अलग है। हिमालय की दक्षिणी ढलानों में वर्षा 6,000 मिलीमीटर से अधिक है, लेकिन नागालैंड के कुछ हिस्सों में ये 1200 मिलीमीटर है। बेसिन की वार्षिक वर्षा में मानसून वर्षा यानी जून से सितंबर तक 60 से 70% योगदान करती है।
इस बेसिन में वे क्षेत्र जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर या बर्फबारी के अनुभव से अधिक है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के भारतीय भाग में 610 ग्लेशियर है जो 928.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं और इन ग्लेशियरों का वॉल्यूम 49.57 क्यूबिक किलोमीटर है। इनमें से 449 ग्लेशियर तीस्ता बेसिन में है और 161 ग्लेशियर अरुणाचल में है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में हिमालयी हिमपात और हिमनद पिघलते पानी की उपलब्धता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जलवायु परिवर्तन का इस पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन ब्रह्मपुत्र बेसिन में वर्षा और बर्फबारी के पैटर्न को भी प्रभावित करेगा। इस मुद्दे पर अधिक गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन बहुत समृद्ध और अद्वितीय जैव विविधता की मेजबानी करता है। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट है। भारतीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बेसिन का कुल वनो आवरण 1,14,894 वर्ग किलोमीटर है जो कुल बेसिन क्षेत्र का 54% है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में 6 राज्यों के बीच वन कवर के वितरण में अरुणाचल प्रदेश 82.8% वन कवर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। लेकिन यह दुखद है कि इस राज्य में सबसे अधिक जलविद्युत बांध की योजना बनाई गई है जो जैव विविधता, वन, लोग और पर्यावरण के लिए विनाशकारी प्रभावों को आमंत्रित करती है। बाकी 5 राज्यों की टैली इस प्रकार है। नागालैंड 68.9%, सिक्किम 38.1%, मेघालय 63.5%, पश्चिम बंगाल 21.4% और आसाम 20.6%। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी जलीय जैव विविधता भी बहुत समृद्ध है। यहाँ हमें ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों में व्हेल या वेटलैंड्स के मामले को भी लेना चाहिए जो विशेषज्ञों के अनुसार इकोटोनल जोन के रूप में काम करते हैं और ब्रह्मपुत्र पारिस्थितिकी तंत्रों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक भोजन और प्रजनन के आधार है कई मछली प्रजातियों और अन्य जलीय जीवों के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को बाढ़ और कटाव का खतरा माना जाता है और इन दो खतरों ने बेसिन में कई समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से आसाम में बाढ़ और कटाव का सबसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोनों बाढ़ कटाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ आसाम के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक और मानव जनित कारकों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है। पूर्वी हिमालय के इस क्षेत्र की अद्वितीय भू पर्यावरणीय सेटिंग, अत्यधिक शक्तिशाली मानसून शासन, कमजोर भूवैज्ञानिक गठन, सक्रिय भूकंपीयता, त्वरित खनन, तेजी से चैनल की प्रगति, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, तीव्र भूमि उपयोग दबाव और उच्च जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से बाढ़ के मैदान में और चतुर्थ प्रकार के अस्थायी बाढ़ नियंत्रण उपाय कुछ प्रमुख कारक है जो ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ का कारण और या तेज करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में न्यू मिलेनियम यानी नई सहस्राब्दी में घाटी में बाढ़ और कुछ सबसे भयंकर बाढ़ की संभावना है। बाढ़ के साथ साथ कटाव से आसाम राज्य में लोगों के जीवन को भी खतरा है क्योंकि इससे भूमि का स्थायी नुकसान होता है। यहाँ हम नदी द्वीप माजुली का मामला ले सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र द्वारा किए गए कटाव से सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। 1853 में माजुली का कुल क्षेत्रफल 1129 वर्ग किलोमीटर था लेकिन अब यह घटकर 355 वर्ग किलोमीटर रह गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है गंभीर बाढ़ और कटाव के लिए भी बदनाम है। नदी इस डेल्टा क्षेत्रों में विशाल जल और तलछट का निर्वहन करती है। अपनी भौगोलिक सेटिंग के कारण बांग्लादेश उपजाऊ खेतों और विविध वनस्पतियों और जलीय संस्कृति के लिए अपनी नदी पर बहुत अधिक निर्भर है। लेकिन नदियों में बाढ़ और कटाव के रूप में कई खतरे भी आते हैं। बांग्लादेश में गंभीर वार्षिक बाढ़ देखी गई है लेकिन 1987, 1988,
1998 और 2004 में बाढ़ सबसे गंभीर थे। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि बांग्लादेश के लोगों ने सदियों से अपनी जीवन शैली को नदी की बाढ़ के साथ जीने के लिए अनुकूलित किया है। अक्सर अपने अस्थायी बैंक साइड घरों को स्थानांतरित करते हुए नए उभरते नदी सलाखों पर रोपण करते हैं और कभी कभी बाढ़ की अवधि में अपने घरों को जल स्तर से ऊपर उठाते हैं। हालांकि एक बढ़ती आबादी, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक विकास के साथ मिलकर बाढ़ की क्षति की तीव्रता में वृद्धि हुई है। कई लाख बांग्लादेशी नागरिकों का जीवन इस प्रकार इन नदियों पर निर्भर है, जिसमें नदी के द्वीपों और बार बार रहने वाले 6 लाख से अधिक लोग रहते हैं। लोगों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए और भारत के साथ साथ बांग्लादेश में किए गए कटाव का मुख्य कारण तटबंधों का निर्माण है। आसाम में तटबंधों की कुल लंबाई 4473.83 किलोमीटर है, जो कुल 130 छोटी और बड़ी नदियों पर बनाई गई है। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 3376 किलोमीटर तटबंध एक कमज़ोर स्थिति में है और तत्काल सुदृढ़ीकरण और मरम्मत की आवश्यकता है। एक डेल्टा क्षेत्र के रूप में बांग्लादेश ने भी तटबंधों की बढ़ती लंबाई पर अपना जोर डाल दिया है। 1989 में बांग्लादेश ने तटबंधों के निर्माण के माध्यम से एक विस्तृत बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बाढ़ कार्य योजना के नाम दिया गया। लेकिन इस योजना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना हुई। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित समाधान में से एक बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण है। वास्तव में बाढ़ नियंत्रण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पनबिजली विकास के लिए एक शीर्ष बिंदु था, लेकिन ये विचार की बहुउद्देशीय बांध जलविद्युत उत्पादन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण का कारण बन सकते हैं। वास्तव में ऐसी परियोजनाओं के अनुभव के अनुसार विरोधाभासी और अविभाज्य है। स्वतंत्र भारत की कुछ सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर किए गए अध्ययन के उदाहरण श्रीपद धर्माधिकारी द्वारा अनरोलिंग वाखड़ा, प्रोफेसर रोहन डिसूजा द्वारा हीराकोड पर किया गया ड्रोन एंड डैम्ड, डेनियल क्लिंगन स्मिथ द्वारा दामोदर घाटी के बांधों पर किया गया 1 वैली एंड 1000 डैम्स, नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन सोशल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री में दिखाया है कि यह प्रस्ताव कितना अनुचित है। इन बांधों की संख्या ने वास्तव में बांधों के गलत संचालन के कारण नदी के वहां क्षेत्रों में बाढ़ से बचने वाली आपदाएं पैदा की है। ब्रह्मपुत्र नदी के मामले में इस वीडियो में वर्णित अपनी विशेषताओं को देखते हुए और भी अधिक विनाशकारी साबित होने की संभावना है। आज ब्रह्मपुत्र घाटी जलविद्युत बांधों के खिलाफ गंभीर विरोध देख रही है। लावर सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ संघर्ष को माइलस्टोन माना जा सकता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध उन प्रभावों के कारण भी हुआ है जो वहाँ के साथ साथ सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक जैव विविधता, भूकंपवाद, समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र द ब्यूटीफुल रिवर और द बैटल ग्राउंड के पार्ट 2 पे इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए शुक्रिया।